कुछ संतरे खरीदने के लिए जाएं तो मुझे यकीन है कि वो आपको लाल जालीदार बैग में मिलेंगे। आप शायद ही कभी उन्हें इन बैग के बिना देखेंगे। ये प्योर मार्केटिंग है और बैग का रंग कोई रैंडम चॉइस नहीं है। जब संतरों को किसी लाल जालीदार बैग में पैक किया जाता है तो संतरे आपको ज्यादा ऑरेंज, ताजे और आकर्षक लगते हैं, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप उन्हें खरीद लेंगे, है ना? इसी कारण से आमतौर पर नींबू हरे जालीदार बैग में बेचे जाते हैं। अगर आप उन्हें लाल रंग में पैक करते हैं तो वे ज्यादा ऑरेंज दिखाई देंगे। हरा रंग हमेशा पीले के साथ बेहतर लगता है, जिसमें नींबू अलग ही दिखाई देते हैं। आप चिप्स का एक बैग खोलते हैं और उसे आधी खाली पाते हैं, या ये आधा भरा हुआ है अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं। ये फ्रस्ट्रेटिंग है, मुझे पता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरर आपसे ज्यादा पैसा लेना चाहता है। एक्स्ट्रा एयर आपके चिप्स को किसी भी नुकसान से बचाने में मदद करती है। अगर बैग्स को ऊपर तक भर दिया जाता है तो आपको उनके ट्रांसपोर्टेशन के बाद चिप्स के बजाय चिप्स डस्ट मिलेगी। रास्पबेरी फ्लेवर की आइस पॉप आमतौर पर नीली होती है, ना कि गुलाबी या लाल, जबकि दोनों ही ज्यादा ऑब्वियस कलर चॉइस होती। ठीक है, सोचिए कि आप पॉप्सिकल्स का एक पैक बना रहे हैं। आप एप्पल फ्लेवर के लिए हरा रंग चुन सकते हैं, पाइनएप्पल्स या लेमन के लिए पीला। यहाँ स्ट्रॉबेरी है, इसीलिए ये लाल होनी चाहिए। चेरी ठीक है, फिर से लाल। तरबूज लाल, और रास्पबेरी हाँ लाल। लेकिन लाल रंग की 4 पॉप्स कुछ कंफ्यूज कर देंगी और लोग उनके बीच का अंतर आसानी से नहीं बता पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले स्ट्रॉबेरी और चेरी दोनों फ्लेवर्स लाल थे, लेकिन अलग अलग शेड्स के। तरबूज वाला गुलाबी था। उन्होंने रास्पबेरी को गहरे लाल रंग की डाई का बनाया। फिर वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि वो डाई खतरनाक हो सकती है, इसीलिए इस पर रोक लगा दी गई। नीला एक और फ्री कलर ऑप्शन था, लेकिन ब्लूबेरी के अलावा कोई नीला फल या बेरी नहीं है और ये बहुत पॉपुलर फ्लेवर नहीं है। इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स ने रास्पबेरी को नीले रंग में तैयार करना शुरू कर दिया। कभी कभी वो इसे ब्लू रास्पबेरी भी कह देते हैं, लेकिन ये सिर्फ किसी लैब में बनी चीज है जो असल में मौजूद नहीं है। अगर आप एक घड़ी खरीदते हैं या उसकी तस्वीर देखते हैं तो उसमें समय अक्सर 10:10 ही दिखता है। इसके पीछे केवल एक ही वजह है, ये दिखने में अच्छा लगता है। आप दोनों सुइयों को देख सकते हैं और वे ओवरलैप नहीं करती हैं। इसके अलावा ये सिमेट्रिकल और अच्छा है और ये 12 का फ्रेम करता है। और आखिर में ये एक मुस्कुराती हुई शेप बनाता है जो पॉजिटिव वाइब देती है। गद्दों पर आमतौर पर डेकोरेटिव सिलाई पैटर्न होते हैं। गद्दे बनाने वाले एक लिमिटेड नंबर के गद्दे बनाते हैं और उन्हें अलग दिखाने का एकमात्र तरीका फैंसी स्टिचिंग पैटर्न बनाना होता है। 2 अलग अलग कंपनियों के 2 गद्दे एक ही क्वालिटी के हो सकते हैं, लेकिन उनकी कीमत अलग अलग होती है। ज्यादातर लोग इसे कभी नहीं जान पाएंगे और सोचेंगे कि क्वालिटी के मामले में अलग अलग पैटर्न का कुछ मतलब होगा। इसीलिए शॉपिंग करते समय पैटर्न पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। चीज में छेद होते हैं। ज्यादातर टाइप्स में वे बेहद छोटे होते हैं, लेकिन वे बड़े भी हो सकते हैं। दूध में बैक्टीरिया मिलाकर चीज बनाया जाता है और छेद उसी वजह से बन जाते हैं। वे बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड कंज्यूम करते हैं और गैस के छोटे बुलबुले छोड़ते हैं। वे चीज में फंस जाते हैं और फिर वे छोटे छेद बनाते हुए पॉप करते हैं। इन छेदों का साइज, प्रोडक्शन, टेम्परेचर और इसकी एसिडिटी पर डिपेंड करता है। स्विस चीज में एक्स्ट्रा लार्ज होल्स होते हैं। इसे लगभग 120 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर पर बनाया जाता है और 5 से 7 दिनों के लिए 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इंक्यूबेट किया जाता है। तो चीज बहुत नरम हो जाती है और बबल्स कुछ ज्यादा ही बड़े हो जाते हैं। सभी सिक्कों में रिजेस होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों? सबसे पहले सभी सिक्के किसी सिल्वर स्टैंडर्ड से जुड़े थे। किसी सिक्के में इस्तेमाल होने वाली चांदी की मात्रा सिक्के की कीमत के अनुपात में थी। इसीलिए $1 के सिक्के में 1 क्वार्टर के मुकाबले में ज्यादा चांदी थी। सिक्योरिटी रीजन से किनारों को रीडेड बनाया गया था। पहले ये कॉइन एलिमेंट था जिसने किसी सिक्के को बदलना मुश्किल बना दिया था। इसने एक खास तरह के फ्रॉड को भी रोका। लोग सिक्कों के किनारों से मेटल को थोड़ा सा निकाल लेते थे। ये थोड़ा सा ही होता था ताकि किसी को फर्क नजर ना आए। लेकिन अगर आप ऐसा कई सिक्कों के साथ करते हैं तो आपको बेचने के लिए काफी कीमती मेटल मिल जाती है। रीडेड एजेस की वजह से ऐसा करना नामुमकिन सा हो गया।
अगर कोई उन्हें निकालने की कोशिश करता तो रिजेस चिकनी हो जाती थी और किसी को पता चल जाता था कि सिक्के के साथ छेड़छाड़ की गई है। निकल्स और पेनी में ऐसा नहीं था, क्योंकि वे सस्ती मेटल से बने थे, इसीलिए उन्हें बेचने का कोई मतलब नहीं था। अब चांदी के सिक्के को कोई नहीं बनाता, पर रिजेस अब भी हैं। जब सरकार ने नए सिक्के बनाना शुरू किया तो उन्होंने सिक्के बनाने के इक्विपमेंट को बदलने की जरूरत नहीं समझी और उन्होंने रीडेड रिजेस का इस्तेमाल जारी रखा। अगर आपने कभी बिलियर्ड्स खेला है तो आप उस ग्रीन टेबल को अच्छी तरह से जानते होंगे। इस खेल की शुरुआत 14वीं सदी के आसपास हुई थी, बास्केटबॉल से 5 सदी पहले। उस समय लोगों के पास पूल टेबल नहीं था, इसके बजाय वे इसे घर के किसी हरे लॉन पर खेल रहे थे। बाद में लोग इस खेल को घर के अंदर ले आए ताकि बारिश होने पर भी वे इसे खेल सके, और उन्होंने इसे कुछ लॉन वाइब्स देने के लिए इसे उसी यादगार हरे रंग का रखा। मेडिकल वर्कर्स आमतौर पर नीले या हरे रंग की यूनिफॉर्म पहनते हैं। इसका एक कारण है, 20वीं सदी से पहले वे सर्जरी करते समय अपने रेगुलर कपड़े पहनते थे। मेडिसिन के विकास के साथ लोगों ने संक्रमण से बचने पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, इसीलिए उन्होंने एक यूनिफॉर्म पहनना शुरू कर दिया। शुरुआत में प्योरिटी को दर्शाने के लिए इसका सफेद रंग था। प्रॉब्लम ये थी कि सफेद यूनिफॉर्म से कुछ दागों का धोना बहुत मुश्किल होता था। सफेद रंग ग्रीनिश सा हो जाता था, तो यूनिफॉर्म को हरा या नीला बनाना सही समझा। इसके अलावा सर्जन ज्यादातर काम के दौरान लाल रंगों पर ध्यान देते हैं। नीला और हरा स्पेक्ट्रम के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर होते हैं, इसीलिए अगर बाकी सब कुछ ग्रीनिश ब्लू होता है तो लाल और भी साफ दिखाई देता है। अपने हाथों को सादे सफेद साबुन से धोएं और आपको कुछ सफेद झाग दिखाई देंगे। अब हाथों को नीले, लाल, पीले, हरे या किसी भी रंग के साबुन से धो लें, झाग अभी भी सफेद दिखेगा। इसका कारण स्कैटर्ड लाइट है। किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली कोई भी लाइट की किरण या तो एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। सभी रंगों को एब्जॉर्ब करने वाली चीजें काली दिखाई देती हैं, जो सभी रंगों को रिफ्लेक्ट करती हैं वे सफेद दिखाई देती हैं। साबुन की लाल बार लाल रंग की होती है क्योंकि केवल लाल रंग ही वापस रिफ्लेक्ट होता है और बाकी के रंग एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन एक बार जब आप कुछ फोम बनाते हैं तो ये कई छोटे बुलबुलों से बना होता है। उनमें से हर एक अलग अलग डायरेक्शन में लाइट बिखेरता है, इसीलिए ये सफेद दिखाई देता है। जब आप अपनी आंखें मलते हैं तो क्या आपको कुछ दिखाई देता है? इन रंगों और शेप्स को फॉस्फीन कहा जाता है। आप उन्हें क्यों देखते हैं? इसका कारण ये है कि जब आप आंखें मलते हैं तो आपकी आई बॉल पर प्रेशर पड़ता है और रेटिना के न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। एक बार जब वे एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपका ब्रेन इसे ऐसे इंटरप्रेट करता है जैसे कि आप लाइट देख रहे हैं और ये उसे देखने की कोशिश करता है। क्या आपने कभी सोचा है जब आप थके हुए होते हैं तो आपकी आंखों के चारों ओर काले घेरे क्यों हो जाते हैं? आंखों के नीचे की स्किन बहुत पतली होती है, इसीलिए ब्लड वेसल्स सतह के बहुत करीब होती हैं। इसीलिए आप कोई भी अंतर आसानी से देख सकते हैं। जब आपको कम नींद आती है तो आपकी स्किन पीली हो जाती है और ब्लड वेसल्स और भी ज्यादा दिखाई देने लगती हैं। इसीलिए आप स्किन से दिखने वाले उन डार्क सर्कल्स को देख सकते हैं। साथ ही उम्र के साथ आपकी स्किन नेचुरली पतली होती जाती है, इसीलिए ज्यादा उम्र के लोगों में डार्क सर्कल्स ज्यादा दिखते हैं। लेकिन अगर आप यंग हैं तो आप अच्छी नींद लेने की कोशिश करें और वे चले जाएंगे। अगर आप कहते हैं जर्मनी, स्पेनिश कहते हैं अल्मेनिया और जर्मन कहते हैं डचलैंड, ये 3 अलग अलग देशों की तरह हैं, लेकिन ये सिर्फ एक है। अगर किसी का नाम ओलिविया है तो वह हर जगह ओलिविया ही होगा। तो अलग अलग भाषाओं में देशों के नाम अलग अलग क्यों होते हैं? देश लंबे समय से अस्तित्व में है। पहले जब अलग अलग देशों के लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे और अलग भाषाएं बोलते थे तो वे किसी क्षेत्र के बारे में ऐसे ही बात करते थे जिस तरह से उन्होंने इसका जिक्र किया, कभी भी दूसरे देशों से सहमत ना होते हुए, और ऐसे ही ये नाम पड़ गया। अल्मेनी नाम की एक जर्मन ट्राइब कभी स्विट्जरलैंड में रहती थी, इसीलिए मुझे लगता है कि स्पेनिश लोगों ने इस लैंड को अल्मेनिया कहना शुरू कर दिया। फिर जर्मन एकजुट हो गए और खुद को डचलैंड कहा।
इंग्लिश में प्रोनाउन आई को हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। यहाँ तक कि लिंग्विस्टिक भी ठीक से नहीं जानते कि ऐसा क्यों है, कम से कम अभी तक तो नहीं। आई जर्मन में इच से आया है। समय के साथ ये इच से इक और बाद में आई बन गया। कुछ लोगों का मानना है कि एक छोटा सा आई एक वाक्य में अपने आप में बहुत महत्वहीन लगता था, इसीलिए इसे और ज्यादा डिस्टिंक्टिव बनाने के लिए इसे कैपिटलाइज्ड किया गया। अगर आपने कभी भी बिहाइंड द सीन्स वीडियो देखा है तो आपने देखा होगा कि हर सीन के पहले उस क्लैपर बोर्ड को क्लिक करते हैं। एडिटिंग के स्टेज पर ये क्लैप बहुत मदद करती है। फिल्म और ऑडियो अलग अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं और फिर उन्हें सिंक्रोनाइज किया जाता है। क्लैपर बोर्ड किसी शॉर्ट सीन की शुरुआत में उस छोटे से क्लैप की आवाज करता है और ऑडियो जोड़ने के लिए ये पता लगाना आसान होता है कि सीन कहां से शुरू हुआ है। एक और कारण है फिल्माए गए पीस पर ज्यादा डिटेल्स देना। वे क्लैपर बोर्ड पर सीन के बारे में जानकारी और टेक नंबर, फिल्मिंग डेट, कैमरा एंगल और दूसरी जरूरी बातें जोड़ते हैं, जिसके बाद वे सैकड़ों वीडियो पीस को देखना आसान हो जाता है।